नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, शिक्षण विधियों का एक भी प्रश्न इस बार आपका नहीं छूटेगा, नहीं गलत होगा। दोस्तों, हिंदी के जो 10 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले हैं उनमें से 10 के 10 आपके सही होंगे अगर आपने ये 500 प्रश्न है जो ध्यान से शुरू से अंत तक देख लिए। तीन भागों में 150 प्रश्न है वो हम देख चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर सभी भाग आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और 500 में से 10 प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर लास्ट बार भी मिले थे और इस बार भी अगर ये 500 प्रश्न आपने देख लिए तो मिल जाएंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 151 आपकी स्क्रीन पे। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, इनमें से भाषा के जो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है वो कौन से? सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना या पढ़ना लिखना। अभिव्यक्ति करने वाले कौशल जिनसे अभिव्यक्ति हो, किनसे हो रही है? एक तो बोलने से हो रही है, एक तो बोलने से होगी, एक लिखने से होगी। किससे होगी? लिखने से। तो देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 152 आपकी स्क्रीन पे। भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि, भाषा कौशल के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि है, सामूहिक अभ्यास विधि है, भाषा प्रयोगशाला है या उपरोक्त सभी है? मित्रों शेयर कर दो। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दे। मित्रों यहां पे बात कर रहे हैं भाषा कौशलों के लिए। भाषा कौशलों के लिए चाहे अनुकरण हो, चाहे सामूहिक अभ्यास हो, चाहे भाषा प्रयोगशाला हो, ये तीनों ही उपयुक्त विधियां हैं। तो सही कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 153 है। भाषा कौशल का स्वरूप है कैसा है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पूछा है कि भाषा कौशल का स्वरूप बोलने से भी है, सुनने से भी है, लिखने से भी है और पढ़ने से भी है। मतलब दोनों ऑप्शन आपके सही है। ऑप्शन सही रहेगा 3 नंबर, यहां पे 1 व 2 दोनों सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 154 आपकी स्क्रीन पे है। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं होता है मूल्यांकन का? पहला, यह जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि को स्वयं में किस सीमा तक ग्रहण किया है। यह तो उद्देश्य है मित्रों। दूसरा, बालकों की समस्याओं, विफलताओं आदि का निर्धारण का दोषों को जानना, आदि के निर्धारण के जो दोष है उनको जानना, यह भी तो मूल्यांकन का उद्देश्य है। बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायता देना, यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। मतलब तीनों के तीनों उद्देश्य है। और चौथा देखिए, कुशल खिलाड़ी बनाना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो सही रहेगा यहां पे ऑप्शन नंबर 4 आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 155। रचना शिक्षण की उत्तम विधि है। चित्र रचना प्रणाली है, शब्द प्रधान विधि है, भाषा यंत्र विधि है या उपरोक्त सभी है। पूछा क्या है कि रचना शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है? रचना शिक्षण की है चित्र रचना प्रणाली सबसे उपयुक्त विधि। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 156 नंबर है। रचना शिक्षण में श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए या नहीं? बताइए। हाँ, नहीं, दोनों, कोई नहीं। अगर आप रचना शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय आपको श्यामपट्ट का कार्य करना चाहिए। मतलब हाँ सही रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 157 देखिए। मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मातृभाषा और मातृभाषा के साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। पहला, वह सद्वर्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, वह साहित्यिक पत्रिकाएं व साहित्यकारों के चित्र एकत्रित कर सकेगा, वह विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा, वह कक्षा तथा विद्यालय पत्रिकाओं में योगदान दे सकेगा। अब मातृभाषा और साहित्य, उसका साहित्य है मातृभाषा का, उसमें आप रुचि ले रहे हैं
तो आपके अपेक्षित परिवर्तन नहीं होगा पहले वाला, वह सदवर्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, यह परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आगे चलिए, 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। हिंदी शिक्षण का शारीरिक शक्तियों का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, आदर्श चरित्र का निर्माण करना या हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। इनमें से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? पहले वाला। हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है क्या? शारीरिक शक्तियों का विकास करना? नहीं है। तो ऑप्शन 1 है जो यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 159 नंबर है, ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है ग्रहण करने वाले जिनसे हमें कुछ मिलता हो, सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना या पढ़ना और लिखना। कौन से शामिल है? एक तो आप सुनोगे तो मिलेगा, सुनने से मिल रहा है आपको, सुनने से। दूसरा, अगर आप कुछ पढ़ोगे तो आपको तो पढ़ना, सुनना और पढ़ना, ये दो शामिल है। तो ऑप्शन देखिए आपका 3 नंबर है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 160 की ओर चलिए, निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें अध्यापक सक्रिय व छात्रीय निष्क्रिय हो, जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हो, जिसमें अध्यापक व छात्र दोनों सक्रिय हो या दोनों अध्यापक और छात्र सक्रिय हो, निष्क्रिय हो। तो किस विधि को श्रेष्ठ मानते हैं हम उस विधि को श्रेष्ठ माना जाएगा जिसके अंदर चाहे अध्यापक हो चाहे छात्र हो, दोनों के दोनों क्या हो? सक्रिय हो, मतलब दोनों सक्रिय हो। ऑप्शन 3 है यहां पे सही आपका। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? पूछा क्या है, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है जो दृश्य नहीं है? श्यामपट दृश्य है, रेखा चित्र दृश्य है, मुख चित्र दृश्य है, रेडियो सर्वे सामग्री है। तो रेडियो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, निम्न में से माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है माध्यमिक स्तर का? ऑप्शन देख लें। पहला, छात्रों को इस प्रार्थना एवं नीति संबंधी कविताओं एवं दोहों को कंठस्थ कराना, छात्रों को हिंदी कविताओं को उचित गति, यति, ले व भावानुसार पढ़ने के सुयोग्य बनाना, छात्रों को हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने के सुयोग्य बनाना या हिंदी साहित्य का ज्ञान कराकर छात्रों के भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब पूछा क्या है, निम्न में से माध्यमिक शिक्षक का जो माध्यमिक स्तर है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? इनमें से नहीं है आपके पहले वाला। देखिए, ये छात्रों को इस प्रार्थना एवं नीति संबंधी कविताओं एवं दोहों को कंठस्थ कराना, यह एक माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं होता है मित्रों। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन 63 है, विविध कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है। अब देखिए, विविध कक्ष के अंदर बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी इनमें से कौन सा दोष है? पहला देखिए, ध्वनि तत्व है, स्वराघात, इकार उकार, तीनों के तीनों दोष है ये भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है ये। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, विविध कक्षों में छात्रों में वर्तनी अशुद्धियां हेतु उपयुक्त उपाय है उपचारात्मक, निरोधात्मक, 1 व 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या है, विविध कक्षों में छात्रों को वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, उनका उपयुक्त उपाय क्या होगा? क्या होगा? उपचारात्मक होगा मित्रों, निरोधात्मक भी होगा, दोनों है। तो 1 व 2 दोनों सही रहेगा। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 165, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? कहानी कथन व श्रुतलेख, कविता पाठ व भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां हैं जो प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है? कौन सी है? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसका सोपान कौन सा नहीं है इनमें से? चलिए देखिए, शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना, यह तो सोपान है।
व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, यह भी सोपान है। अधिगम अनुभवों का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण करना, यह भी क्या है, सोपान है। अनुशासित बनाना मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है मित्रों। तो कौन सा रहेगा यहां पे, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका असत्य है। पहला, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, यह तो सत्य कथन है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज व और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, यह भी है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं, यह भी सही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, यह नहीं है मित्रों, यह गलत है। तो भाषा की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा है, चौथा है जो यहां पे गलत है, और सही भी कौन सा रहेगा आपका, चौथा ऑप्शन। आगे चलिए 68 नंबर, CCE का पूरा नाम क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। यह टॉपिक भी चलता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। CCE बताइए मित्रों, सतत समग्र शिक्षा होता है, समग्र सतत शिक्षा होता है, समग्र सतत मूल्यांकन होता है, या सतत समग्र मूल्यांकन होता है। समान से नाम है, नंबर 1 की यहां पे बात है, तो सही रहेगा आपका ऑप्शन चौथा। CCE सतत समग्र मूल्यांकन टॉपिक है ना शिक्षा मनोविज्ञान में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 169 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत ही गंदा है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे। देखिए, अनुलेख, प्रतिलेख और सुलेख प्रतियोगिताएं, तीनों के तीनों उपाय आप करेंगे, मतलब उपरोक्त सभी उपाय करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 170, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती। भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो अधिगम सामग्री है उसकी प्रमुख चुनौती क्या है मित्रों। देखिए, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, या विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती कौन सी है मित्रों, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, यह नहीं हो पाता है। यही भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की सबसे प्रमुख चुनौती है जो सामने आती है। आगे चलिए क्वेश्चन 71 है, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार के अंदर जो शब्दों के शुद्ध उच्चारण है वो निर्भर करते हैं बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर और बोलने के अनुतान पर, तीनों पर निर्भर करते हैं मित्रों। इन सभी पर 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 172 में चलिए, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है। क्या है, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में है विशेषता, भाषा शिक्षण उद्देश्य अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में, और शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में। ये सभी पाठ्य पुस्तकों की भाषा शिक्षण में विशेषताएं हैं। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्न में निर्देशित रचना के विविध रूप है। निर्देशित रचना के विविध रूप, पत्तर, संक्षेपण, पलवन, ये तीनों है ना मित्रों आपके, जो तीनों ही निर्देशित रचना के क्या है, विविध रूप है। तो सही रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 174 में चलिए, बालक सर्वप्रथम सीखता है, क्या सीखता है, बोलना, पढ़ना, लिखना या कोई नहीं। क्या सीखता है बालक, सबसे बालक सर्वप्रथम सीखता है बोलना। क्या सीखता है मित्रों, बोलना। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है। क्या चुनौती है, अलग अलग बोलियां, भाषा व बोलियों में अंतर, भाषा व बोलियों में सामंजस्य का अभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा क्या है कि हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है, अलग अलग बोलियां, अलग अलग मातृभाषाएं मिलती है दोस्तों। यह सबसे प्रमुख चुनौती हिंदी भाषा के अंदर आती है। आगे चलिए क्वेश्चन 76 देखिए, निम्न में से श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए,
वह वक्ता के कथन में निहित व्यंग्य विनोद आदि को समझ सकेगा, वह स्रोत सामग्री के विषय को जान सकेगा, वह स्वराघात बलाघात वह स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा, वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा। अब पूछा क्या है, श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। कौन सा नहीं है? वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा, यह नहीं है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी की गतिविधि को देखा जाता है किस रूप में? शैक्षिक गतिविधि, सहगामी गतिविधि, कक्षा कक्षांत अंतःक्रिया, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। इनके आधार पर जो एक विद्यार्थी है उसकी गतिविधि को सतत समग्र मूल्यांकन सीसीई के अंदर देखा जाता है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से ग्रेडिंग प्रणाली कौन सी है? सीसीई, सीटीई, पीओए या एनसीएफ? सीसीई यह आपकी ग्रेडिंग प्रणाली है मित्रों, तो ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है मित्रों? पूछा है एनसीएफ का पूरा नाम बताओ। पहला है नेशनल क्यूरी फ्रेम, नेशनल कॉमन फ्रेम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या नेशनल करिकुलम फंडामेंटल। एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दोस्तों। ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका 3 सही। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्न में श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है। इनमें से श्रवण कौशल की प्रवचन, सहस्वर वाचन, कहानी लेखन और भाषण। श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है आपकी कहानी लेखन वाली, तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। कुछ बच्चे हैं जो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं, तो आप बताइए उस कक्षा के अंदर आप क्या करने वाले हैं? देखिए मित्रों, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है ना, चारों ही सही है यहां पे, लेकिन मित्रों कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलत वर्तनी का अगर प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे? इसको एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे और प्रिंट समृद्ध माहौल है वह कक्षा में आप उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 1 सही रहेगा। चलिए 82 की ओर, 182 नंबर, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। क्या होती है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना या विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। भाषा शिक्षण की समस्या क्या है मुख्य मित्रों? क्या होती है? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 83 में, एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है। एक अध्यापक है जिसके लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है। इससे क्या होता है मौखिक पठन से? बताइए मित्रों, लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती है, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती है। दोनों कार्य मौखिक पठन से होते हैं। मतलब 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहां पे सही रहेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी गद्यांश को संक्षेप में लिखकर भी उसका मुख्य भाव या विचार बना रहे तो वो क्या कहलाता है मित्रों? क्या कहलाता है? पत्थर, संक्षेपण, कहानी या निबंध। एक गद्यांश है आपके पास 10 लाइन का, उसको आपने 3 लाइन में लिखा, फिर भी जो गद्यांश का सार है, जो विचार है वो उसमें बना है, मतलब क्या है? वो संक्षेपण कहलाएगा। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, निम्न में से श्रवण कौशल सिखाने के लिए कौन सी शैक्षिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? स्वरों व व्यंजनों का उच्चारण, अध्यापक द्वारा सहस्वर वाचन, कक्षा में कठोर नियंत्रण और वाद विवाद प्रतियोगिताएं। क्या नहीं होना चाहिए? कक्षा के अंदर कठोर नियंत्रण। श्रवण कौशल सिखा रहे हैं तो आपको कक्षा में कठोर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 186,
निम्न में प्रारंभिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। जो प्रारंभिक स्तर है उसकी रचना का पाठ्यक्रम बताइए। पुस्तक के किसी अंश की अनुलिपि करना, शब्दों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य लिखवाना, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लिखवाना। ये तो सभी है जो प्रारंभिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है उस पर रिलेटेड है। मतलब 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है वाचन शिक्षण की विधि? देखो, और कहो है, अक्षरबोध विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, आगमन विधि नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। 88 नंबर है, श्रम कर्म भ्रम शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? यानी एक समान जो शब्द है उनको आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उनके वाचन, तो वाचन की कौन सी विधि है जो आप अपनाएंगे मित्रों? देखो और कहो, ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि या संगीत विधि। श्रम कर्म भ्रम यानी समान से है तो मतलब ध्वनि साम्य विधि आप वहां पर काम में लेंगे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भाषा के रूप की सार्थक और शुद्ध व्यवस्था, लेखन, वाचन, व्याकरण या श्रुति लेख क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन से आप क्या पूर्णतः सहमत है, अंशतः सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है, सहमत है भी और नहीं भी? बताइए। व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इससे हम क्या है? पूर्णतः सहमत है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 में चलिए, जब विद्यार्थी किसी लेख को सामान्य से हटकर लिखता है तो वह लेख कहलाता है। सामान्य से हटकर कोई लेख एक विद्यार्थी लिख रहा है तो वो सुसंबद्ध हो, मौलिक होगा, क्रमबद्ध होगा या कोई नहीं, वो मौलिक लेख होगा। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कोहनी पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक बाएं हाथ में आंख से कितनी फुट दूरी पर होनी चाहिए? कोहनी का 45 डिग्री का आप कोण बनाइए, उसमें पुस्तक रखिए और आंख से वो पुस्तक कितनी दूर होनी चाहिए? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या 4 फीट? कितनी फीट? 1 फीट आंख से दूर होनी चाहिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्वर में करना चाहिए? कोई पाठ है उसका आप आरंभ करें या अंत करें, मंद स्वर में, तेज स्वर में, समान स्वर में या कोई नहीं, मंद स्वर के अंदर करना चाहिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, वाचन के समय किसका ध्यान नहीं देवे? वाचन कराते समय किसका ध्यान नहीं देना चाहिए आपको? देखिए मित्रों, स्वर के उतार चढ़ाव का तो ध्यान देना ही चाहिए, पढ़ने की गति का ध्यान देना ही चाहिए, अशुद्धियों पर तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए। बाहर बैठे लोगों से आपको क्या मतलब है? उनका ध्यान नहीं देना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन 95 है, वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? आवर्ती पुनरावर्ती, स्थान परिवर्तन, अस्पष्टता निवारण, अशुद्ध उच्चारण करना। वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है यहां पे? अशुद्ध उच्चारण करना, ये नहीं है। अशुद्ध उच्चारण करोगे तो अपने जो वाचन दोष है वो दूर कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो चले 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में मौन वाचन का महत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? थकान कम, समय अधिकतम लगना, दैनिक जीवन की में उपयोगी और ध्यान चिंतन। देखिए, मौन वाचन में थकान बहुत कम होती है, समय बहुत ही कम लगता है, ये गलत है। दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है और ध्यान, इसमें ध्यान और चिंतन लगा रहता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो मौन वाचन का महत्व है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 197, मौन पठन का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? एकाग्रता है, धैर्य है, अर्थबोध है, अशांत वातावरण नहीं है, मौन पठन का तत्व है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, मौन पठन प्रकार है, मौन पठन का प्रकार है द्रुत पठन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सहस्वर वाचन। द्रुत पठन मौन पठन का क्या है? प्रकार है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन 99 की ओर, निम्न में से पठन दोष नहीं है, निम्न में से पठन दोष नहीं है, कौन सा नहीं है मित्रों? भयभीत होना, आशंकित होना, नीरस ढंग से पढ़ना या मूर्धा से पढ़ना।
तो निम्न में से पठन दोष नहीं है, कौन सा नहीं है? आशंकित होना, यह पठन दोष नहीं है। बेभीत होना, नीरस ढंग से पढ़ना, मुर्दा से पढ़ना, ये सभी क्या है? पठन दोष है दोस्तों। और चलिए मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का है अंतिम क्वेश्चन 200 नंबर। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। विद्यालय का मैदान है, विद्यालय की इमारत है, श्यामपट है, या ये सभी है? बताइए मित्रों। अंतिम क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है इनमें से? बताइए मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। विद्यालय हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है मित्रों? श्यामपट है। ऑप्शन 3 आपका यहां पे रहेगा सही। तो मित्रों कैसी लगी ये क्लास? एक बार जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी साथी। प्रश्न संख्या 200 से 205 तक आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, और क्लास 1 से 3 तक की क्लासें मिलेगी आपको प्ले लिस्ट के अंदर। जाइए प्ले लिस्ट के अंदर और एक एक क्लास को देख डालिए। एग्जाम जल्द होने वाला है, यह ना हो कि 10 में से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।